नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज पर आपका स्वागत है। मौर्य साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के बाद में कल हम पढ़ रहे थे अशोक के अभिलेख। कल हमने लाइव क्लास में डिस्कस किए थे अशोक के अभिलेख और अभिलेखों की क्लास हमारी थी। कल क्लास आधी हो पाई थी, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास बीच में रुक गई, तो आज उसी क्लास का आगे का भाग सेम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां कल क्लास पॉज हुई थी या रुकी थी। तो उसको शुरू करने से पहले हम कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने बात की थी अभिलेखों की। तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। और वो 3 भाग थे, जिसमें पहला भाग था शिलालेख। कौन सा भाग था? शिलालेख। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में, पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। इस प्रकार से 3 भागों में अशोक के अभिलेखों को बांटा गया था। हमने शिलालेखों की बात की थी और शिलालेखों को पुनः 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहले को कहा गया था वृहत शिलालेख और दूसरे को कहा गया था लघु शिलालेख। पहले को कहा गया था वृहत शिलालेख और दूसरे को कहा गया था लघु शिलालेख। ठीक है। शिला का मतलब चट्टान था, लेख का मतलब उन पर लिखा गया मैसेज था। तो बड़ी बड़ी चट्टानों पर जो लेख लिखे गए उन्हें वृहत शिलालेख कहा गया, और जो छोटी चट्टानों पर लेख लिखे गए उन्हें लघु शिलालेख कहा गया। फिर उसी प्रकार से स्तंभ लेख थे, और स्तंभ लेख को भी 2 भागों में बांटा गया, वृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। और गुहा लेखों की बात ये थी कि प्राचीन गुफाओं को मॉडिफाइड करा करके, उनको तराश करके, काट पीट करके उनको सन्यासियों के रहने योग्य बनाया, और उन पर जो लेख लिखवाए उन्हें क्या कहा गया था? गुहा लेख कहा गया था। तो ये 3 प्रकार के लेख थे अशोक की, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। कल हमने बात की थी वृहत शिलालेखों की, और उसकी बात की थी लघु शिलालेखों की। तो वृहत शिलालेखों में बात है, ठीक है, मैं कल की क्लास को थोड़ा सा और रिवाइज करके वृहत शिलालेख बात आए, वृहत शिलालेखों की संख्या कितनी है, या वृहत शिलालेखों पर कितने मैसेज लिखे गए हैं, तो उन पर 14 मैसेज लिखे गए हैं। इसीलिए कहा गया है इन्हें चतुर्दश शिलालेख। क्या कहा गया है? चतुर्दश शिलालेख। तो वृहत शिलालेखों पर 14 मैसेज लिखे गए हैं, इसलिए इसे चतुर्दश शिलालेख कहा गया है। और ये जितने स्थानों से मिले हैं वो स्थान कितने हैं? 8। कितने स्थान है? 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे वृहत शिलालेख। ठीक है, 8 स्थानों की बात करें यहाँ पर, शाहबाजगढ़ी था पहला स्थान, दूसरा स्थान मानसेहरा था, और ये दोनों ही स्थान आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले में है। कौन से जिले में, कौन से देश में है? पाकिस्तान के पेशावर में। उसके बाद हमने देखा था धोली, जोगड़, कालसी, सोपरा, येरागुंडी, गिरनार। ठीक है, धोली और जोगड़ वर्तमान उड़ीसा, कालसी उत्तराखंड, सोपरा महाराष्ट्र में है, येरागुंडी आंध्र प्रदेश में था, और गिरनार गुजरात में। ठीक है, यहां तक की बात कल हमने की थी वृहत शिलालेखों में, और वृहत शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन पर जितने मैसेज लिखे गए हैं वो मैसेज कितने हैं? 14। जो बात शाहबाजगढ़ी में 4थे नंबर पर लिखी गई है, वही बात सभी लेखों में 4थे नंबर पर ही लिखी गई है। तो 14 मैसेज है, 8 स्थानों से मिले हैं, जिसमें से भारत से मिले। ये जो नीचे के 6 स्थान हैं, ये सभी भारत में है। इसीलिए भारत से मिले अभिलेखों में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वह भाषा तो है प्राकृत, और जिस लिपि का प्रयोग हुआ है वह लिपि है ब्राह्मी। पाकिस्तान से मिले अभिलेखों में भाषा तो है प्राकृत, और लिपि जिसका प्रयोग हुआ है वह लिपि है खरुष्टी। कौन सी लिपि है? खरुष्टी। तो इस तरह से ये कल की बात थी। आज हमें देखेंगे कि ये 14 मैसेज कौन कौन से लिखे गए हैं।
तो वृहद शिलालेखों में 14 कौन से मैसेज है, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो शाहबाजगढ़ी मानसेहरा पाकिस्तान राज्य में देश में है, धोली और जोगड़ उड़ीसा में है, कालसी उत्तराखंड में है, सोपरा महाराष्ट्र में है, येरागुंडी आंध्र प्रदेश में और गिरनार कहाँ है, गुजरात। भारत से मिले अभिलेखों की भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। पाकिस्तान से मिले की भाषा प्राकृत और लिपि कौन सी है, खरोष्टी। तो अभी सिर्फ हम अशोक के 3 अभिलेखों के 3 प्रकारों में से पहले प्रकार का पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वृहद शिलालेख। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं कि वृहद शिलालेखों में ये जो 14 मैसेज लिखे हुए हैं उनमें कौन कौन सा मैसेज दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है अशोक की द्वितीय अभिलेख में क्या कहा गया है, कि द्वितीय वृहद शिलालेख में उसने क्या लिखवाया है। जैसे कलिंग युद्ध की चर्चा उसने 13वें शिलालेख में लिखवाई है, उसी प्रकार से द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ, अष्टम में कौन कौन सी बातें लिखवाई है। ठीक है, तो चतुर्दश शिलालेख, संस्कृत में इनको चतुर्दश शिलालेख कहा गया है क्योंकि संख्या 14 थी, इसलिए इनको चतुर्दश शिलालेख कहा गया। तो पहले लेख में उसने जो मैसेज दिया है अपनी पब्लिक को, वह मैसेज ये दिया है कि पशु हत्या पर प्रतिबंध। अशोक अपने राज्य में आंशिक रूप से पशु हत्या पर प्रतिबंध कौन से शिलालेख में लगाता है, तो वो शिलालेख है प्रथम वृहद शिलालेख। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, प्रथम वृहद शिलालेख में उसने पशु हत्या पर आंशिक प्रतिबंध लगाया। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, बाकी अगर आप देखो तो शिलाओं पर लगभग 4 से 5 लाइनों के अंदर मैसेज लिखा हुआ है। तो हमने प्रत्येक शिलालेख के मैसेज को सार के रूप में लिया है। और पहला जो प्रथम शिलालेख उसका कहता है वो ये कहता है कि अशोक अपने राज्य में पशु हत्या पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाता है। वह कहता है कि राज्य में 2 मोर व 1 हिरण, ठीक है, 2 मोर व 1 हिरण ही मारे जा सकते हैं, इसके अलावा अन्य कोई चौथा जानवर या तीसरा जानवर नहीं मारा जाएगा। तो आंशिक प्रतिबंध का मतलब ये हो गया, कुछ अंश प्रतिबंध लगा दिया। वो कहता है कि राजकीय रसोई में 2 मोर और 1 हिरण ही मारे जाएंगे, इसके अलावा कोई जानवर नहीं मारा जाएगा। तो अशोक ने अपने किस शिलालेख में आंशिक पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, तो प्रथम शिलालेख में कही है। दूसरा शिलालेख, दूसरे शिलालेख में अशोक चर्चा करता है चाहे मनुष्य हो या पशु हो, सभी को चिकित्सा मिलनी चाहिए। अगर उन्हें इंजरी है तो सभी को चिकित्सा मिलनी चाहिए। तो मनुष्य व पशु की चिकित्सा का उल्लेख अशोक ने कौन से शिलालेख में किया है, द्वितीय वृहद शिलालेख में किया है। इसी के साथ इसमें अशोक लिखवाता है अपने पड़ोसी राज्यों का उल्लेख करता है। ये वो पड़ोसी राज्य हैं जिन पर अशोक का अधिकार नहीं हो पाया था और वो दक्षिण भारत के राज्य थे। तो दक्षिण भारत के पड़ोसी राज्यों का उल्लेख अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में किया है, तो वह शिलालेख है द्वितीय शिलालेख। ठीक है, अब वो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य जिसका नाम है चौल, दूसरा राज्य जिसका नाम है चैर, तीसरा है पांड्य और चौथा है सातीय पुत्र। ठीक है, सातीय पुत्र। यहाँ अशोक ने चैर राज्य का उल्लेख केरल पुत्र के रूप में किया है। किसके रूप में किया है? केरल। तो उसकी शिलालेख में चैर राज्य का उल्लेख तो है, लेकिन किसके, कौन सा शब्द लिया है उसने चैर के लिए? केरल पुत्र। तो चौल, केरल पुत्र, पांड्य और सातीय पुत्र का उल्लेख अशोक ने अपने किस शिलालेख में किया? तो द्वितीय शिलालेख में किया है। नेक्स्ट है तीसरा शिलालेख। तीसरे शिलालेख में अशोक उदारता व सम्मान की बात करता है। अशोक उदारता व सम्मान, तो सभी के लिए उदार रहना चाहिए और सभी को सम्मान देना चाहिए। तो उदारता व सम्मान की बात करेगा तीसरे में, पशु हत्या प्रतिबंध की बात करेगा पहले में, मनुष्य और पशु को चिकित्सा की बात करेगा दूसरे में, और पड़ोसी राज्य का उल्लेख भी करेगा कौन से शिलालेख में? दूसरे शिलालेख में। चौथा शिलालेख, चौथे शिलालेख में अशोक भेरी घोष यानी युद्ध के स्थान पर वो बात करता है धम्म घोष की। किसकी बात करता है? धम्म। तो अशोक युद्ध की नीति का परित्याग कर देता है और युद्ध की नीति का परित्याग करने के बाद में वह धम्म की नीति को अपनाता है। कौन सी नीति को? धम्म, यानी कि धर्म पे चलना है। किस पर चलना है? धर्म पर चलना है। तो युद्ध को त्याग देता है और धर्म को अपना लेता है। वो बात कौन से लेख में है? चतुर्थ शिलालेख में है। कौन से लेख में है? चतुर्थ शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर वो बात करेगा किसकी? धम्म घोष की बात करेगा या धर्म की। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक अपनी युद्ध की नीति को त्याग
धम्म की नीति को अपनाने की बात कौन से शिलालेख में करता है? तो चतुर्थ शिलालेख में। एग्जाम में आपके पास किसी भी तरीके से प्रश्न को घुमाया जा सकता है, सीधे सीधे लाइन आपको नहीं लिखी हुई मिलेगी, ये सिर्फ उन शिलालेखों का सार है। बाकी आप देखो कि वो शिलालेख इतने बड़े हैं कि अशोक को कहीं पर 5 चट्टानों पर, कहीं पर 3 चट्टानों पर वो लेख लिखवाने पड़े, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शिला है, यहाँ पर वो 14 मैसेज उसके नहीं आ सके, मान लो 5 ही मैसेज उस शिला पर आए, तो उसके पास में उसने एक शिला पर और 5 मैसेज लिखा दिए, 10 मैसेज हो गए। अभी भी 4 मैसेज बच गए हैं, तो उसने पास वाली शिलालेख पर कितने मैसेज और लिखा दिए? 4, तो ऐसे करके 14। तो इस तरह से अशोक ने लेख लिखे हैं। तो अपन चाहकर की भी पूरी डिटेल बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने वह बात उठाई है जो इंपॉर्टेंट है या उस लेख का सार है। तो प्रश्न कैसे भी घुमा कर क्या है, युद्ध की बात करें, धम्म की बात करें, रण की बात करें, किसी बात करें, तो भेरी घोष के स्थान पर धम्म को महत्व दे रहा है अशोक। कौन से शिलालेख में? चौथे शिलालेख में। नेक्स्ट आ जाओ। अशोक अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में, तो राज्याभिषेक आपको अच्छे से पता है, ठीक है, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में, तो आप मुझे बताना कि कौन से वर्ष में उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। तो अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। तो प्रशासन में सहयोग के लिए वो एक नया पद सृजित करता है और उसका नाम था धम्म महामात्र। जब हम मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे तो हम इस पद के कार्यों को भी देखेंगे। अभी सिर्फ हमारे पास इतनी बात है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में किया है? 5वें शिलालेख में किया है। और अपने राज्याभिषेक की कौन से वर्ष में? तो 14वें वर्ष। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख करता है, लेकिन आपको ये बताना है कि वो वर्ष कौन सा था जब उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 6वां शिलालेख है। 6वें शिलालेख में अशोक ने प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख किया है। कैसे सुधार? प्रशासनिक, जैसे उसके राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के समय से चले आ रहे प्रशासन में अगर उसे कुछ सुधार की आवश्यकता थी तो वो सुधार उसने किए। तो सीधी सी बात है, अपने राज्य में प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख अशोक कौन से अभिलेख में करता है? तो 6वें शिलालेख में करता है। कौन से शिलालेख में? 6वें। तो चतुर्दश शिलालेखों में से 6वें शिलालेख ने प्रशासनिक सुधारों का क्या किया है? उसने उल्लेख किया है। किसने? अशोक ने। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लो। पशु हत्या की बात प्रथम में है, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की बात द्वितीय में है, पड़ोसी राज्य का उल्लेख द्वितीय में है, उदारता व समानता की बात तृतीय में करता है, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की बात चतुर्थ में करता है। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट चीज उठाओ और उससे याद करो। धम्म महामात्रों की नियुक्ति 14वें वर्ष में 5वें शिलालेख में, और प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख 6वें शिलालेख। ठीक है, सर्वधर्म संभव। अशोक 7वें शिलालेख में सर्वधर्म संभव की बात करता है। सभी धर्मों को समान रूप से देखने के लिए कहा है। अशोक ने सभी धर्मों को समान रूप से देखने के लिए कहा है। अशोक कहता है, जो व्यक्ति स्वयं के धर्म का यानी कि स्वयं के धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे के धर्म का अपमान करेगा तो वह व्यक्ति अपने ही धर्म को नीचे गिरा रहा है। ठीक है, तो सर्वधर्म समम की बात कर रहा है। जो व्यक्ति अगर अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे के धर्म का अपमान करेगा तो वह व्यक्ति अपने ही धर्म को क्या गिरा रहा है? नीचे। क्योंकि किसी का भी धर्म किसी को यह परमिशन नहीं देता है कि आप दूसरे के धर्म पर क्या उठाओ? उंगली उठाओ। तो यहाँ पर सर्वधर्म संभव की बात करता है कौन? अशोक बात करता है। फिर बात है धम्म यात्राओं का उल्लेख। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है धम्म यात्राओं के उल्लेख की बात? इसको लेकर के प्रश्न बनते रहते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में धम्म यात्रा प्रारंभ की थी? ठीक है, प्रश्न में बोलता हूं, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में धम्म यात्रा प्रारंभ की थी? तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में धम्म यात्राओं का प्रारंभ किया था। अब आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ष में या फिर कौन सी सन में धम्म यात्रा उसने प्रारंभ की थी। तो जो उसका राज्याभिषेक का समय था 269, इसमें से आप 10 माइनस कर दोगे तो 259। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न को क्लियर कर सकते हो। प्रश्न कैसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है। तो धम्म यात्रा का उल्लेख 10वें वर्ष में उसने धम्म यात्राएं प्रारंभ की। पहली बार उसने धम्म यात्रा की थी अपने 10वें वर्ष में। वो यात्रा पहली बार जो की थी वो बौद्ध गया की थी। किसकी यात्रा थी? बौद्ध गया। बौद्ध गया वह स्थान है
जहां पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। किसकी प्राप्ति की थी? ज्ञान। तो गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्थान है बौद्ध गया। तो 10वें वर्ष अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा की थी। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। कल हमने देखा था कि परसों हमने देखा था कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? उपगुप्त और निग्रोध ने। तो उसके बाद वो बौद्ध धर्म से इंप्रेस हुआ और बौद्ध धर्म की प्रमुख तीर्थ स्थल बौद्ध गया की वो क्या करता है? यात्रा। कौन से वर्ष? 10वें। इसके बाद अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, अंदाजा लगाते रहना 20 माइनस करके, तो अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी की यात्रा की थी। किसकी यात्रा की थी? लुम्बिनी। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म। तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, इसीलिए वो लुम्बिनी गया। कौन से वर्ष में गया? 20वें वर्ष में। यहाँ पर अशोक ने काम किया, 2 कर लिए जाते थे अशोक के द्वारा। एक था बलि, ठीक है, और एक कर था भाग। ठीक है, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। कैसा कर था? धार्मिक कर था। तो अशोक ने लुम्बिनी से धार्मिक कर की क्या कर दी? समाप्ति कर दी। यानी कि लुम्बिनी के लोगों से धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहां के लोगों से अशोक ने बलि को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया? तो लुम्बिनी। तो लुम्बिनी से कौन सा कर नहीं लिया गया? धार्मिक। जबकि दूसरा कर जो भाग था, भाग राजस्व था। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जमीन या खेत में कुछ उपज प्राप्त की है तो उपज का कुछ हिस्सा उसको टैक्स के रूप में राजा को देना पड़ता था। और जो उस समय टैक्स निर्धारित किया गया था वह था 1/6। चाणक्य ने राजा को टैक्स देने की बात कही है और वो टैक्स उसने जो निर्धारित किया है वो कितना है? 1/6। ठीक है, तो लुम्बिनी के लोगों से भी 1/6 कर लिया जाएगा। लेकिन ये स्थान विशेष है क्योंकि जन्म किसका हुआ है? गौतम बुद्ध का। अशोक यहाँ की यात्रा कर रहा है तो 2 घोषणाएं करके आएगा। पहली घोषणा अपन देख चुके हैं कि वो धार्मिक कर की समाप्ति की बात कहता है। दूसरी घोषणा ये करता है कि यहाँ पर जो कर लगता था, जो टैक्स लगता था, उसको घटा के कितना कर दिया गया? 1/8 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 1/8। तो धार्मिक कर को उसने कितना कर दिया? 1/8, सॉरी भाग को कितना कर दिया? 1/8। और धार्मिक कर को पूर्ण रूप से क्या कर दिया? समाप्त। किस स्थान पर? लुम्बिनी। तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। धम्म यात्राओं का उल्लेख कौन से शिलालेख में है? 8वें शिलालेख में। कौन से वर्ष में प्रारंभ की थी? 10वें वर्ष में। पहली बार कहाँ गया था? बौद्ध गया था। दूसरी बार कहाँ गया? लुम्बिनी गया। कौन से वर्ष? 20वें वर्ष। लुम्बिनी में कितनी घोषणाएं? 2 घोषणा। पहली घोषणा धार्मिक कर की समाप्ति और दूसरी घोषणा यहाँ जो टैक्स था उसको कितना कर दिया? उसने घटा करके 1/8 कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं दान देना। अशोक दान देने को इंपॉर्टेंट मानता है कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो उसे दान देना चाहिए, ना कि उसे बेकार के समारोह में संपत्ति को खर्च करना चाहिए। ठीक है, लोग बेकार के समारोह में संपत्ति खर्च करते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो अशोक उसके स्थान पर दान देने की बात करता है और अपने समय को, संपत्ति को धम्म पर खर्च करने की बात करता है या धर्म पर खर्च करने की बात करता है। तो दान देना इंपॉर्टेंट है। कौन से शिलालेख में? 90वें शिलालेख में। नेक्स्ट है यश व कीर्ति के स्थान पर धम्म को महत्व। देखो ये भी धम्म के लिए, सॉरी, ठीक है, उसका 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये सभी शिलालेख उसकी धम्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? धम्म की। तो अभी हम बात कर रहे हैं 10वें शिलालेख की और 10वें शिलालेख में अशोक कहता है यश व कीर्ति के स्थान पर धम्म को महत्व। लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं या बहुत पैसा खर्च कर देते हैं सिर्फ अपना यश और कीर्ति को बनाए रखने के लिए या पाने के लिए, और इस यश व कीर्ति को बनाए रखने के चक्कर में कई बार उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो अशोक कहता है कि आप जो इन्वेस्ट करते हो या अपना समय खर्च करते हो यश व कीर्ति में, उसके स्थान पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए किस पर? धम्म। तो धम्म को महत्व दे रहा है कौन? अशोक अपने किस शिलालेख में? 10वें शिलालेख में। क्लियर है बात? ठीक है। फिर धम्म की व्याख्या, अशोक अपने धर्म की व्याख्या करता है कि धर्म क्या है। तो धम्म का विस्तृत उल्लेख, बड़े अच्छे तरीके से विस्तृत या बड़े स्तर पर जो उल्लेख हुआ है तो वो किस में हुआ है? 11वें शिलालेख में। धम्म की परिभाषा, धम्म का विस्तृत उल्लेख उसकी कौन से शिलालेख में? 11वें शिलालेख में हुआ है। ठीक है। बात करूं अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा कहां से ली है, तो अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा
बौद्ध ग्रंथ राहुलोवाद से ली है। किससे ली है? राहुलोवाद। आगे चर्चा कर लेंगे हम इस ग्रंथ की, लेकिन अभी इतनी बात है कि धम्म का विस्तृत उल्लेख अशोक अपने कौन से शिलालेख में करता है? 11वें में। यश व कीर्ति के स्थान पर धम्म को महत्व देता है 10वें शिलालेख में। दान देने की बात कर रहा है वो 9वें शिलालेख में। धम्म यात्रा का उल्लेख कर रहा है वो 8वें में। सर्वधर्म संभव की बात करता है 7वें में। प्रशस्ति सुधारों की बात करता है 6वें में। धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात करता है 14वें वर्ष में उसने धम्म महामात्र की नियुक्ति की, और शिलालेख है 5वां। भेरी घोष के स्थान पर रण घोष, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की बात। यहाँ भेरी का मतलब है युद्ध और धम्म का मतलब है धर्म की बात 4थे में। उदारता समानता 3रे में। पशु और मनुष्य की चिकित्सा 2रे में। अपने पड़ोसी राज्य का उल्लेख 2रे में। और पशु हत्या पर आंशिक प्रतिबंध। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, आंशिक प्रतिबंध, क्योंकि पूर्ण प्रतिबंध वो 5वें स्तंभलेख में लगाएगा, अब भी सिर्फ आंशिक प्रतिबंध लगाता है, यानी कुछ अंश लगाता है, क्योंकि उसने 2 मोर और 1 हिरण मारने की क्या दे रखी है? परमिशन दे रखी है। नेक्स्ट बात करें हम 12वें में, सारव्रति, सहिष्णुता, सभी धर्मों को सम्मान भाव देखने, ये सम्मान रूप देता है कौन? अशोक। तो अशोक ने असहिष्णुता के स्थान पर सहिष्णुता को अपनाया है अपने किस शिलालेख में? 12वें। तो सहिष्णुता की बात करेगा वो 12वें शिलालेख में। अभी हाल ही में पीछे के 1-2 वर्षों में बहुत सारी डिबेट्स, पत्र, समाचार पत्रों में सहिष्णुता और असहिष्णुता पर जंग छिड़ी हुई थी। तो सहिष्णु व्यक्ति, सहिष्णुता उसे कहते हैं जो सभी धर्मों को सम्मान भाव से देखे। असहिष्णु से देखें उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने धर्म को महत्व दे। लेकिन अशोक कैसा था? सहिष्णुता। तो अशोक ने सहिष्णुता की बात कहाँ की है? 12वें शिलालेख में की है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लेख है उसका 13वां शिलालेख है, और 13वें शिलालेख में उसने वर्णन किया है कलिंग युद्ध का या कलिंग विजय का। तो कलिंग युद्ध और कलिंग विजय का उल्लेख अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में किया है? 13वें शिलालेख में किया है। और 14वां शिलालेख है उसका, जिसमें वह मधुर था और धार्मिक जीवन जीने की बात करता है। मधुरता के साथ में आपको क्या जीना चाहिए? धार्मिक जीवन जीना चाहिए। ठीक है, तो मधुरता के स्थान पर धार्मिक जीवन जीने की बात करता है 14वें शिलालेख में। कलिंग विजय की बात करता है वो 13वें शिलालेख में। कौन से शिलालेख में करता है? 13वें शिलालेख में। तो ये अशोक की चतुर्दश शिलालेख है जो उसके 8 स्थानों से मिले हैं, और सभी पर ये 14 बातें लिखी गई है। लेकिन अपवाद हमें याद करके चलना है। हमने इतना तो पढ़ लिया, और प्रश्न अगर अपवाद से ही आ गया तो अपवाद क्या है? ये देखें, अपवाद है 2 स्थान थे। एक स्थान का नाम है धोली और एक स्थान का नाम है जोगड़। धोली और जोगड़ दोनों ही स्थान उड़ीसा में, और कलिंग युद्ध भी यहीं पर हुआ था। तो धोली और जोगड़ में अशोक ने 11, 12 और 13, ठीक है, 11, 12, 13 लेख नहीं लिखवाए हैं। तो यहां पर उसने 11, 12, 13 लेख नहीं लिखवाए, इसलिए लेखों की संख्या कितनी हो गई? 11। ठीक है, 1 से लेकर के 14 तक लेख है। 3 लेख अगर माइनस कर दोगे तो 10 + 1 कितने हो गए? 11। तो यहां से 11 लेख तो वह मिलते हैं जिन्हें जो चतुर्दश शिलालेख का हिस्सा है। उसके अलावा 2 इसने पृथक लेख लिखवाए, 1 और 2, जिनको कहा गया है पृथक कलिंग अभिलेख। ठीक है, तो टोटल संख्या यहां पर आ जाएगी 11 + 2 = 13। तो ऐसे कौन से स्थान हैं जहां से चतुर्दश शिलालेख नहीं मिलते हैं या 14 शिलालेख पूरे नहीं मिलते हैं? तो वो स्थान रहेंगे कौन से? धोली और जोगड़। यहाँ पर कौन से नंबर के लेख नहीं मिलते हैं? 11, 12, 13 नंबर का लेख नहीं मिलता। इन 3 को यहाँ से हटा दिया गया और इनके स्थान पर 2 नए लेख लिखवाए, जिनको कहा गया है पृथक कलिंग अभिलेख नंबर 1, पृथक कलिंग अभिलेख नंबर 2। तो टोटल संख्या कितनी है? 13। तो आपको समझ में आ गया होगा कि धोली और जोगड़ से 14 के स्थान पर सिर्फ कितने लेख मिलते हैं? 13। तो कलिंग युद्ध का वर्णन उड़ीसा मतलब कलिंग से ही नहीं मिलता है, ना तो धोली से मिला है और ना ही कहां से मिला है? जोगड़ से। तो ये बात थी हमारी चतुर्दश शिलालेखों की, यानी कि वृहत शिलालेखों। इसके बाद जो बात होगी हमारी, वो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लघु शिलालेखों की। किसकी बात करेंगे? लघु शिलालेखों की।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटाता हूं, फिर अपन लघु शिलालेख की ओर चलते हैं। बृहत शिलालेखों के बाद में बात है लघु शिलालेखों की। ठीक है, कल हमने देखा था अभी कि शिलालेखों को दो भागों में बांटा गया, एक बृहत शिलालेख और एक कौन से थे, लघु शिलालेख। तो बृहत शिलालेखों की बात हम पीछे करके आ चुके हैं, जिन्हें चतुर्दश शिलालेख कहा गया था, और उन पर लिखे गए मैसेज के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। वो 14 मैसेज थे। जहां से 14 मैसेज नहीं मिले वो स्थान थे धोली और जोगड़। वहां पर कितने मैसेज थे, 13 मैसेज थे, जिनमें से 11, 12, 13 3 लेख हटा दिए गए, 2 नए लेख जोड़ दिए गए, जिनको पृथक कलिंग अभिलेख नंबर 1, पृथक कलिंग अभिलेख नंबर 2 कहा गया था। तो टोटल संख्या वहां पर कितनी आई है, 13। तो प्रश्न जो बनेगा वो यह रहेगा कि ऐसे कौन से स्थान है जहां से 14 लेख नहीं मिले हैं। 8 स्थानों में से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से 3 सही होंगे और एक गलत। जो गलत रहेंगे वो रहेंगे धोली और जोगड़। तो हम चलते हैं लघु शिलालेखों की ओर। तो लघु शिलालेख छोटी चट्टानों पर लिखे गए। ठीक है, लघु शिलालेख। ठीक है, अब लघु इसलिए कहा गया है कि छोटी चट्टानों पर लिखे गए हैं, और छोटी चट्टानों पर लिखे गए हैं इसलिए इनको क्या कहा गया, लघु शिलालेख। पीछे जहां हमने देखा कि 14 मैसेज मिले थे, यहां से सिर्फ कितने मैसेज मिले हैं, 2 मैसेज मिले हैं। यह वर्तमान भारत में अब तक लगभग 18 स्थानों से प्राप्त हो चुके हैं। कितने स्थानों से प्राप्त हो चुके हैं, 18। तो यहाँ पर मैसेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा लेख कहाँ से मिला है। तो मैंने कल छोटी सी चर्चा की थी, लेकिन क्लास बीच में पॉज हो गई थी, रुक गई थी, इसलिए हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। तो उसके आगे का भाग अब है। तो एक स्थान है जिसका नाम है रूपनाथ। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि लगभग 18 स्थान है और कितने मैसेज मिले हैं, 2। नाम है लघु शिलालेख। एक स्थान है जिसका नाम है रूपनाथ, और रूपनाथ है मध्य प्रदेश में। एक स्थान है जिसका नाम है सहसाराम, और सहसाराम है बिहार में। एक स्थान है गुर्जरा, और गुर्जरा है मध्य प्रदेश में। उसके बाद आता है मास्की और नेट्टूर। तो मास्की और नेट्टूर जहां से मिले हैं वो है कर्नाटक में। और पीछे भी हमने बात की थी कि गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर। एक और है उद्गोलम, जिसको अन्य अभिलेख में रखें। ये 4 अभिलेख ऐसे रहेंगे, 1, 2, 3, और एक कौन सा रहेगा, उद्गोलम। ये 4 अभिलेख ऐसे रहेंगे जहां से अशोक का नाम क्या मिलेगा, अशोक मिलेगा। तो गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, मास्की और नेट्टूर दोनों ही कर्नाटक में है, यरागुंडी आंध्र प्रदेश में है। यरागुंडी की खास बात यह है कि ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से लघु तथा वृहत दोनों शिलालेख मिले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पीछे हमने जब वृहत शिलालेख पढ़े तब भी हमने यरागुंडी या एरागुंडी का नाम सुना, जो आंध्र प्रदेश में था। यहाँ से लघु और वृहत दोनों शिलालेख मिलेंगे। और नेक्स्ट स्थान है भाबरू, भाबरू राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, यहाँ अशोक बौद्ध धर्म के प्रति आस्था प्रकट करता है। यह वर्तमान जयपुर बैराट में स्थित है। यहाँ से अशोक की देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी की उपाधि मिलती है। यहीं पर अशोक ने पहली बार अपने आप को सम्राट लिखवाया था। और बौद्ध धर्म की त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ का उल्लेख है, तो वो कहाँ से है, भाबरू से है। कौन से स्थान से है, भाबरू। तो ये बात थी लघु शिलालेखों की। अब जो नेक्स्ट बात है वह बात है वृहत शिलालेखों की। किसकी बात, सॉरी, वो बात करेंगे हम स्तंभ लेखों की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्तंभ लेख। देखें स्तंभ लेख को। दूसरी जो पार्ट है शिलालेखों के बाद में वह है स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों को भी 2 भागों में बांटा गया था। एक भाग था वृहत स्तंभ लेख और एक भाग था लघु स्तंभ लेख। तो पहले हम बात कर लेते हैं वृहत स्तंभ लेखों की। तो वृहत स्तंभ लेख की बात करें हम, तो वृहत स्तंभ लेख मिले हमको, वृहत स्तंभ लेख। वृहत स्तंभ लेख हमें मिले हैं जितने स्थानों से, वह स्थान तो है 6। कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं, 6 स्थानों पे। जिस प्रकार पीछे हमको वृहत शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार वृहत स्तंभ लेख हमें 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जितने मैसेज लिखे गए हैं वो है 7 संदेश। ठीक है, तो कितने संदेश या मैसेज है, 7 संदेश है, 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, और नाम है उसका वृहत स्तंभ लेख।
तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से स्थान हैं जहां से हमको ये मैसेज मिले हैं। मैसेज कितने लिखे गए हैं? 7। स्थान कितने हैं? 6। तो हम चर्चा करते हैं स्थानों की। तो पहला स्थान एक स्थान है जिसका नाम है दिल्ली टॉपरा। एक स्थान है जिसका नाम है दिल्ली मेरठ। नेक्स्ट स्थान है प्रयाग कौशाम्बी। नेक्स्ट स्थान है हमारे पास लोरिया अरराज। नेक्स्ट स्थान है हमारे पास लोरिया नंदनगढ़। लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़, ठीक है। और एक स्थान है हमारे पास जिसका नाम है रामपुरवा। तो यह वह 6 स्थान है जहां से क्या मिले हैं? लघु शिलालेख मिले हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए क्या पूछेगा? निम्न में से कौन सा स्थान है जहां से हमको लघु शिलालेख नहीं मिला है? तो स्थान का नाम देगा दिल्ली टॉपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग कौशाम्बी और एक नाम वो जोड़ देगा यहाँ पे सोपरा। तो ध्यान रखना है आपको, सोपरा महाराष्ट्र वृहद शिलालेख, बाकी तीनों लघु स्तंभलेख, सॉरी वृहद स्तंभलेख की बात करते हैं, ठीक है। अब आप जो ऊपर के 3 लेख है यहाँ पर 2-2 नाम एक साथ लिखे हुए हैं, जैसे कि दिल्ली टॉपरा, दिल्ली मेरठ और प्रयाग कौशाम्बी। अब कहने का तात्पर्य क्या है? टॉपरा जो है वो वर्तमान हरियाणा के अंबाला में है, ठीक है, हरियाणा अंबाला में है। मेरठ जो है वो वर्तमान यूपी में है और कौशाम्बी एक अलग स्थान है, प्रयाग इलाहाबाद एक अलग स्थान है। तो देखो कहानी क्या है। तो पहले तो हम बात समझ गए आप होंगे। वृहद स्तंभलेख कितने स्थानों से? 6 स्थानों से। मैसेज कितने हैं? 7। 6 स्थानों के नाम आपके सामने। और स्तंभ आपको पता है कैसा होता है? इस प्रकार का स्तंभ है, ठीक है। चर्चा करेंगे अपन स्तंभ के स्ट्रक्चर की। इस प्रकार का स्तंभ है। तो ये डिजाइन से या कलात्मक दृष्टि से काफी अच्छा था। इस पे बहुत अच्छे से डिजाइन बनी हुई थी। ऊपर 4 सिंह बने हुए थे, आवांगमुखी कमल था और यहाँ जो बीच वाली जगह खाली थी उसी पर क्या लिखा गया था? मैसेज। तो ये कलात्मक दृष्टि से काफी उन्नत और अच्छे थे, स्तंभ थे। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता था या ले जाया जा सकता था। तो ऐसा ही हुआ। अशोक ने जो अपना स्तंभ लिखवाया वो रखवाया टोपरा नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? टोपरा। जो टोपरा वर्तमान हरियाणा अंबाला में है। लेकिन कलात्मक दृष्टि से उन्नत होने की वजह से सल्तनत कालीन एक शासक जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, शासक का नाम है फिरोज शाह तुगलक। तो सल्तनत कालीन शासक था फिरोज शाह तुगलक। इसने टोपरा से वो स्तंभ उठवाया और टोपरा से वो स्तंभ उठवा करके उसको स्थापित कर दिया। कहां पर? दिल्ली में। और जब इन स्तंभ लेखों को पढ़ लिया गया तो नीचे नाम लिखा गया था टोपरा नामक स्थान। तो अब इनको संयुक्त रूप से कहते हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। तो फिरोज शाह तुगलक ने उसने टोपरा नामक स्थान से उठवा करके दिल्ली में स्थापित करवा दिया, इसलिए इसका पूरा नाम अब है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। तो आपको ध्यान रखना है कि सल्तनत कालीन कौन से शासक ने अशोक के स्तंभ को टोपरा से उठवाकर दिल्ली में रखवाया? तो वह शासक था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट जो स्तंभ था वह मेरठ में था और उसे भी दिल्ली में स्थापित किसने करवा दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। सेम काम किया। एक स्तंभ था जो कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर के समय वो कहां लाया गया? प्रयाग में। ये 2 स्तंभ तो लेकर के किसके समय लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक। और ये वाला स्तंभ लाया गया किसके समय? अकबर के समय लाया गया। किसके समय लाया गया था? अकबर। तो अकबर के समय उसे कौशाम्बी से प्रयाग में स्थानांतरित करवा दिया गया। और नीचे जो बच गए हैं लोरिया, अरराज, नंदनगढ़, रामपुरवा, ये तीनों ही स्तंभ हैं चंपारण में और ये जगह है बिहार में। ठीक है, तो क्लियर हो गई होगी आपकी सारी बातें। तो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग कौशाम्बी, लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा ये वृहद स्तंभ लेख है, अशोक ने बनवाए थे। कलात्मक दृष्टि से उन्नत होने की वजह से टोपरा और मेरठ वाले स्तंभ को उठवा करके फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवा दिया। जी हाँ, फिरोज शाह कोटला, जिसका वर्तमान नाम बदल दिया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान का वर्तमान नाम क्या है।
वहीं पर इनको स्थापित करवाया गया था। तो ये बात हो गई वृहत स्तंभ लेखों की। ठीक है, मैसेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने चतुर्दश शिलालेखों के हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा किस स्थान से मिला, किसने इसको उठवाया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लघु स्तंभ लेखों की। ठीक है, इसके बाद जो हमारी बात है वह बात रहेगी हमारी लघु स्तंभ लेख। इसकी बात रहेगी लघु स्तंभ लेख। तो जिस प्रकार से वृहत स्तंभ लेख थे, वृहत शिलालेख थे, लघु शिलालेख थे, अब बात है लघु स्तंभ लेखों की। तो लघु स्तंभ लेखों में 3-4 के नाम बताता हूं आपको, जैसे कि एक स्थान है सांची, एक स्थान है सारनाथ, एक स्थान है रुम्मन देव। ठीक है, सांची, सारनाथ, रुम्मन देव, यहां से जो हमको स्तंभ मिले हैं उनको हमने कहा है लघु स्तंभ लेख। क्या कह के पुकारा है? लघु। तो छोटा मैसेज था और स्तंभ का आकार भी कैसा था? स्तंभ का आकार भी छोटा स्तंभ का आकार था और वही कुछ कुछ आकृतियां बनी हुई थी, इसलिए इसको नाम दिया गया है लघु स्तंभ लेख। तो लघु स्तंभ लेख जो इंपॉर्टेंट जगह है वो सांची है, सारनाथ है और रुम्मनदेव है। तो सांची, सारनाथ, रुम्मनदेव से हमको लघु स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर जगह की बात करें तो सांची जिस स्थान पर है वह स्थान है मध्य प्रदेश, सारनाथ जिस स्थान पर है वह स्थान है यूपी और रुम्मनदेव जिस स्थान पर है वह स्थान है नेपाल में हिमालय पर्वत की तराई में स्थित है। तो नेपाल हिमालय पर्वत की तराई में स्थित है। तो सांची, सारनाथ, रुम्मनदेव से हमको अशोक के लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अशोक के लघु स्तंभ लेख हमको सांची, सारनाथ, रुम्मनदेव से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक स्थान और अगर बात करें तो वह स्थान है कौशाम्बी। कौन सा स्थान है? कौशाम्बी। तो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। तो ये वह स्थान है जहां से हमको अशोक के कौन से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? लघु स्तंभ लेख। तो हमने उसके शिलालेखों को 3 भागों में बांटा था, जिसमें 2 भाग को हम पढ़ चुके हैं। वृहत शिलालेखों को यानी उसके अभिलेखों को 3 भागों में बांटा, जिसमें हम 2 पढ़ चुके हैं, शिलालेख और स्तंभ लेख। इस शिलालेख को भी हम 2 भागों में बांट करके पढ़ चुके, स्तंभ लेख को भी हम 2 भागों में बांट करके पढ़ चुके। अब बात आती है अशोक के गुहा लेखों की। किसकी बात आती है? गुहा लेखों की। तो ये अशोक के अभिलेखों से संबंधित अंतिम पॉइंट रहेगा, जिसका नाम है गुहा लेख। गुहा लेख। पहली बात तो ये गुहा किसे कहते हैं, पीछे चर्चा हो चुकी है कि गुफा जो होती थी प्राकृतिक, उन गुफा को अशोक ने काट पीट करके, मॉडिफाई करके, तराश करके सन्यासियों या किसी धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के रहने योग्य बना दिया था। तो अशोक ने जो गुहाओं का निर्माण किया था, पहली बात तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा अशोक ने कौन से संप्रदाय के लिए गुहा बनाई? तो वह संप्रदाय आपके सामने ऑप्शन में होंगी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म या अन्य कोई धर्म। तो अशोक ने जिस संप्रदाय के लिए गुहा का निर्माण करवाया था वह संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अशोक ने गुहाओं का निर्माण किस संप्रदाय के लिए करवाया? आजीवक संप्रदाय के लिए करवाया। अब ये गुफाएं उसने कहां बनवाई? ये गुहाएं उसने कहां बनवाई? तो ये गुहाएं उसने बनवाई थी बराबर की पहाड़ियों में। ठीक है, बिहार में बराबर नामक स्थान पर जो पहाड़ियां बनी हुई थी वहीं पर उसने आजीवक संप्रदाय के लिए क्या बनाई थी? गुहा बनाई थी। और वह गुहा उसने कौन कौन सी बनाई? एक गुहा बनाई उसने जिसका नाम था विश्व झोपड़ी, एक गुहा जिसका नाम था कर्ण चौपड़ और एक गुहा जिसका नाम था सुदामा। तो ये 3 गुहा अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बिहार में बराबर की पहाड़ियों पर इनका निर्माण करवाया। नाम है विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपड़ और सुदामा। ठीक है, तीनों गुहाओं का निर्माण अशोक ने इन 3 स्थानों पर करवाया था। अब उसने गुहा बना दी, यहाँ पर संप्रदाय के लोग भी आकर के रहेंगे, तो इन्हीं गुहाओं में उसने क्या लिखवा दिए? लेख लिखवा दिए। तो वही क्या कहलाए? गुहा लेख कहलाए। तो इन्हें मैसेज देने के लिए अशोक ने यहाँ पर लेख लिखवा दिए जो क्या कहलाए? गुहा लेख। तो
तो यह अशोक के अभिलेखों की पूरी बात थी जो कल हमारी लाइव क्लास में बच गई थी, वे आज हमने कंप्लीट कर लिए। काफी इंपॉर्टेंट है अशोक के अभिलेख, उसको पहली बार किसने खोजा, किसने पढ़ा, उसकी भाषाएं, उसकी लिपि, भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, कितने भागों में उसे बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, और प्रत्येक भाग को हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया है, जिसको बोलते हैं हम वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। तो सारी चर्चा हमने इनके अंदर की थी। ठीक है, तो ये हमारी क्लास। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें बात करेंगे मौर्य प्रशासन की। धन्यवाद।